जय हिंद छात्रों। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं कक्षा 5 से अध्याय 6 सिंचाई के साधन लेकर। छात्रों, इस अध्याय में हम केवल सिंचाई के साधन की बात करेंगे। खेतों में सिंचाई जब होती है तो ये कितने तरीके से सिंचाई की जा सकती है। इसमें कुछ पुराने साधन, पुराने तरीके और कुछ नए साधन की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं। दानिश और सारा दीपावली की छुट्टियों में नाना नानी के घर गए। एक दिन वे दोनों घूमते हुए खेतों की ओर चले गए। धान के हरे भरे खेतों को देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सारे खेत हरे भरे नहीं थे। कुछ खेतों की जमीन सूखी थी। सारा बोली, देखो जमीन तो बिल्कुल सूखी है, इस पर तो कुछ नहीं उग रहा। दानिश बोला, ठीक कह रही हो। सारा बोली, जब हम गर्मी में आए थे तब भी खेत सूखे थे, जमीन में दरारें पड़ रही थी। दानिश ने कहा, लेकिन तब तो कुछ भी हरा भरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ कुछ पेड़ थे। आगे बढ़ते हैं। दानिश, देखो सारा कुछ खेतों में तो पानी भरा है, जैसे पानी बरसा हो। ऐसा क्यों? सारा, चलो नाना जी से पूछते हैं। दानिश, नाना जी, पिछले 1-2 दिनों में तो बारिश नहीं हुई है, फिर भी कुछ खेतों में पानी भरा है, जबकि कुछ खेतों में जमीन बिल्कुल सूखी है। ऐसा क्यों? नाना जी बोले, लगता है उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई है। सारा, नाना जी, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आगे बढ़ते हैं। नाना जी, पौधों को फलने फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो कुछ पौधों को कम। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा में पानी कम जाता है तो उसमें विभिन्न संसाधनों से सिंचाई कर पानी पहुंचाई जाती है। सारा बोली, धान के पौधों को इतना पानी कहाँ से मिलता है? नाना जी ने बताया, आमतौर पर धान के बीज वर्षा के मौसम में ही बोए जाते हैं। वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है, जो धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो हम सिंचाई के द्वारा पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव में इसके लिए सरकार ने कई कुएं खुदवाए हैं, जिसमें मोटर पंप लगाकर किसान खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आप सिंचाई का एक साधन मोटर पंप देख सकते हैं। ये कुआं है और यह मोटर पंप है, यह डीजल से चलता है और इसमें एक पंप लगा हुआ होता है और वहाँ पर एक चैम्बर बना होता है और उसके बाद ये नाले के रास्ते से खेतों में पानी पहुंचाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुएं में लगा मोटर पंप तो आपने देख लिया। अब आप अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षक व आसपास के लोगों से चर्चा कीजिए कि इस तालिका को पूरा कीजिए। तो इसमें है, देखिए इस तालिका में क्या है, कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए। तो वे सभी फसलें जिसे वर्षा के मौसम में बोया जाता है, इसे खरीफ फसल भी कहते हैं और इन सभी फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसमें धान और मक्का प्रमुख है, जो हमारे क्षेत्र में बोई जाती है। यह किस मौसम में बोई जाती? तो यह जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और वर्षा समाप्त होते ही इसे काट भी लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी फसल को कम पानी चाहिए? तो गेहूँ, ज्वार, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी, इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और ये सभी रबी मौसम में बोए जाते हैं, यानी कि यह अक्टूबर नवंबर महीने में इससे बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। या और अगला है, यह किस मौसम में बोई जाती है? तो आपको बता चुके हैं, यह रबी फसल है और ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आगे देखते हैं। यह बताइए कि बारिश के अलावा इन फसलों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो बारिश के अलावा इन फसलों के लिए सिंचाई के विभिन्न साधन हैं, को आपके सामने चर्चा की जाएगी। आपके आसपास जिन साधनों द्वारा फसलों को पानी प्राप्त होता है, उनमें से किन्हीं 2 साधनों के चित्र बनाकर नाम लिखिए। छात्रों, आपके लिए अभी हम कुछ वीडियो लेकर आए हैं, इसको आप देखिए और खुद जानकारी प्राप्त कीजिए। यह टीन से सिंचाई की भी इसे बहंगी कहा जाता है। यह सिंचाई की एक विधि है, इसे चंवर विधि या डबका विधि कहते हैं। इसमें टिन या बाल्टी को रस्सी से ऐसे बांधकर 2 लोग मिलकर नीचे के पानी को ऊपर खेतों में पहुंचाते हैं। यह बहुत ही पुरानी विधि है। अब यह प्रचलन में लगभग नहीं के बराबर रह गया है।
आप जो देख रहे हैं इसे डोंगा विधि कहते हैं। इसमें एक ही आदमी की ज़रूरत होती है। इस विधि का ज़्यादातर प्रयोग धान की खेती में किया जाता था। तो ये जो आप देख रहे हैं यह भी डोंगा विधि कहलाती है, लेकिन इसमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है और यह इसके पहले वाली विधि की तुलना में थोड़ा कम मेहनत का काम है, लेकिन यह भी बहुत पुरानी विधि है और इसमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती थी। सिंचाई की यह विधि भी डोंगा विधि ही कहलाती है। इस सिंचाई के काम में पशु को भी लगाया जाता है। इस विधि को अधिकतर कुएँ या से सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कुछ क्षेत्रों में आज भी प्रचलित है। छात्रों, यह है रेहट विधि। इसमें एक रिंग या बेल्ट के सहारे बहुत सारे बाल्टी या ड्रम बांधकर पशु के सहारे रिंग को घुमाया जाता है। इस विधि से कुएं से सिंचाई होती है और इसमें इसके पहले के सभी विधियों की तुलना में आसानी से और अधिक दक्षता से सिंचाई की जा सकती है। यह अभी भी कई स्थानों पर प्रचलन में है, लेकिन यह सारे विधि अब पुराने हो चुके हैं। अब इन्हीं तरीकों से सिंचाई के लिए आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं। छात्रों, सिंचाई की यह विधि स्प्रिंकलर या फव्वारा विधि कहलाती है। यह असमतल भूमि में सिंचाई के लिए बहुत ही उत्तम साधन है। यह सिंचाई की एक अत्याधुनिक विधि है। इसमें कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई हो सकती है और सभी खेतों में बराबर पानी पहुंचता है। असमतल भूमि के लिए तो यह विधि वरदान है, लेकिन यह थोड़ा अभी वर्तमान में सभी जगह उपलब्ध नहीं है। इसकी तकनीक से सभी लोग अभी वाकिफ नहीं हैं। छात्रों, अभी आप जो देख रहे हैं यह ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई विधि है। यह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में यह विधि बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत ही कम है और कम पानी में कैसे खेती की जा सके, इसके लिए यह बहुत ही उत्तम साधन है। छात्रों, ये जो आप सामने में देख रहे हैं यह सिंचाई की बहुत ही अत्याधुनिक विधि है और इसमें पानी की बहुत ही बचत होती है और कम पानी में ही सभी पौधे की अधिक से अधिक सिंचाई हो जाती है। इसे रेन पाइप हार्वेस्टिंग विधि कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पाइप में बारीक छेद किया होता है और उसे अधिक प्रेशर के साथ पानी को चलाया जाता है। इससे पानी काफ़ी दूर दूर तक जाती है। यह बिल्कुल वर्षा की तरह खेतों में पानी पहुँचता है। छात्रों, सिंचाई के अत्याधुनिक साधनों में आप एक इसे भी देख सकते हैं। यह ट्रैक्टर यानी कुल मिलाकर यह एक डीजल के सहारे चलने वाली मशीन है। सिंचाई का यह एक बहुत ही अत्याधुनिक साधन, ये तालाब से सिंचाई की व्यवस्था है। यहाँ तालाब में डीजल इंजन लगाकर सिंचाई की जा रही है, आप देख सकते हैं। छात्रों, अभी आप खेतों में सिंचाई के लिए अभी बहुत ही अत्याधुनिक साधन को देख रहे हैं। इस तकनीक से एक ही समय में काफ़ी दूर तक सिंचाई की जाती है, एक ही स्थान से। अब देखते हैं पुस्तक में। चित्र में सिंचाई के अलग-अलग साधनों व इनके उपयोग को दर्शाया गया है। आप इनको देख सकते हैं। आप इन सभी को सचित्र वीडियो के माध्यम से भी देख चुके हैं। ये रहट है, नलकूप, नहर, इन सभी के बारे में आपको बता चुके हैं। परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे। पानी की बढ़ती जरूरत सिंचाई के अन्य साधनों के आविष्कार का आधार बना। नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन खोजे गए। आगे देखते हैं। पता कीजिए आपके गांव में सिंचाई के कौन से साधन हैं। सभी जगह सिंचाई के अलग-अलग साधन हो सकते हैं। नलकूप, नहर, नदी, तालाब इत्यादि से सिंचाई हो सकती है। इनमें से कौन से साधन परंपरागत हैं और उनके नाम लिखिए। परंपरागत सिंचाई के साधन में सबसे प्रमुख वर्षा जल है। उसके बाद नदी और नहर से जो सिंचाई होती है वह परंपरागत साधन होता है, जबकि
आधुनिक साधन में नलकूप और मोटर पंप के द्वारा जब सिंचाई होती है तो ये आधुनिक साधन होते हैं। सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम लिखिए। आपको ऊपर दिखा चुके हैं वीडियो में, आप उनके नाम लिख सकते हैं। तो छात्रों, ये था हमारा आज का अध्याय सिंचाई के साधन। आपको यह अध्याय कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।